आपने देखी पूरी रिपोर्ट, किस तरह से तजब्जुब जो है वो अभी भी बरकरार है, कैसी पेचीदगियां लगातार सामने आ रही हैं। अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि वो बातचीत करना चाहता है, तो वहीं दिखाने की कोशिश ये करता है कि ईरान बातचीत करना चाहता है, और वहीं दूसरी तरफ अलग अलग बयान भी आते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार दावों का दौर भी जारी है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान बुरी हालत में है और पूरी तरह से ईरान के हथियारों को खत्म अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हमलों के दौर को लेकर, खत्म होने को लेकर कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आ रही है। और अब जब ईरान की तरफ से जो पेशकश की गई, क्योंकि यहां पर सालिसी की जा रही है और अमेरिका ने उस प्रपोजल को ठुकरा दिया है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान की तरफ से पेश किए गए ताजा प्रपोजल को वो नकारता है और वो इस पेशकश से मुतमईन ही नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं दिए जा सकते, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल सबसे पहले इजराइल पर करेगा, फिर मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप पर, और अगला नंबर अमेरिका का होगा। हम ऐसे पागलों के हाथ में न्यूक्लियर हथियार नहीं रहने दे सकते। यानी ईरान को पागल करार दिया अमेरिका ने, और दूसरी तरफ ईरान की कोशिश है कि जंग जैसे हालात को खत्म किया जाए, जिसके लिए उसने पाकिस्तान के जरिए एक नया सिफारती पैगाम वॉशिंगटन तक पहुंचाया। इसी दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ता तनाव न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी बन चुका है, और इसके असरात जो हैं वो अब मुरतब होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट पर सीधे इसका असर पड़ रहा है, और ग्लोबल मार्केट से लेकर आम जनता तक भी अब इसकी पहुंच गूंजती हुई नजर आ रही है। चाहे तेल से जुड़ी हुई चीजें हों या फिर गैस से जुड़े हुए चीजें हों, सबका असर अब धीरे धीरे उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो सीज फायर है वो लगातार जारी रहे और मुकम्मल सीज फायर की तरफ दोनों ममालिक बढ़े, उसके इम्कान पर अब एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि बातचीत नहीं बन पा रही है। अमेरिका की जो शर्तें हैं उस पर ईरान रजामंद नहीं है, तो वहीं ईरान अब जब चाह रहा है कि बातचीत हो जाए, उसने जो मसौदा पेश किया, उसने जो पेशकश की, उसको अमेरिका ने ठुकरा दिया है। इसी को लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, मेजर जनरल पीके सहगल साहब। आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। पीके सहगल साहब, पूरी सिचुएशन को आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो हालात अब बन रहे हैं उनकी वजह क्या है, और क्यों आखिर ऐसा अमेरिका रवैया अपना रहा है। ईरान ने पेशकश की सीज़फायर को लेकर, लगातार जो चीजें हैं वो आगे नहीं बढ़ रही थी, अब अमेरिका ने इसको नकार दिया है। इसका नतीजा क्या निकलेगा अब? देखो, जो नतीजा निकलेगा वो तो दुनिया के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ये साफ साफ बता रहा है कि आज 23 दिन हो गए सीज फायर को, और 23 दिन के अंदर दोनों देशों में बैक चैनल पे लंबी चौड़ी बातचीत हो रही है, लेकिन दोनों ही अपनी और इश्यूज पे अटके हुए हैं। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान किस प्रकार से ये कहने के लिए तैयार नहीं कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है उसको बनाने के लिए नहीं बनाएगा, और जो अपना एनरिच यूरेनियम है वो हैंड ओवर कर देगा। और वो हरमुज की बातचीत कर रहा है, कह रहा है पहले कि हम हरमुज को खोल देंगे, पर प्रोवाइडेड अमेरिका अपना नाकेबंदी बंद करे। लेकिन अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि युद्ध का की मुख्य वजह यही थी कि हम नहीं चाहते किसी प्रकार से ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हो, क्योंकि अगर न्यूक्लियर हथियार उसके हों तो सबसे पहले उसका कतले हमला हो सकता है इसराइल के ऊपर, फिर मिडल ईस्ट के ऊपर, फिर यूरोप के ऊपर, और ऐसे में किसी प्रकार से अमेरिका उनको इजाजत नहीं देगा। और वो कहते हैं अगर अमेरिका इसके ऊपर थोड़ी भी ढील देगा तो हर 3 साल के बाद में इस माफी का युद्ध दोबारा होगा। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान पाकिस्तान के माध्यम से नई प्रपोजल दे रहा है। पहले उसने एक प्रपोजल दी थी जिसमें उसने 3 मुख्य किया, जिसमें सबसे पहले था कि उनको आश्वासन मिलना चाहिए कि अमेरिका की और इजराइल की तरफ से किसी ये जो युद्ध विराम होगा परमानेंट होगा, और किसी प्रकार से अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर और लेबनान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा ये मंजूरी होने के बाद में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर बातचीत होगी, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद में लास्ट में हम बातचीत करेंगे न्यूक्लियर हथियारों की। फिर अमेरिका साफ तौर पर कहता है कि हमारा मुख्य अंश जो है, वो मुख्य वजह जिसके लिए लड़ाई हुई थी वो न्यूक्लियर वेपन को लेकर है। और इसी बीच में इनके खमेनी के बेटे उन्होंने 5 पॉइंट्स की वार्निंग इशू की है, जिसमें साफ तौर पर कहा है सबसे पहले कि हम किसी प्रकार से अपने न्यूक्लियर हथियार की जो है उसको कोशिश उसको नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, अपने अपने मिसाइल किसी वक्त भी नहीं छोड़ेंगे। तीसरा, उन्होंने कहा कि हमारे प्रॉक्सीज जो है इनके बारे में भी इनको भी हम सपोर्ट करते रहेंगे। और जहां तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ताल्लुक है, वो कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर तो हम अपना हक तो हमेशा ही जमाएंगे, क्योंकि इसी के माध्यम से उनको सब तौर पर नजर आता है बड़े पैमाने पर उनको रेवेन्यू मिल सकता है अप टू $80 बिलियन, जिसके माध्यम से अपने जो वॉर डैमेजेस हैं उसको रिपेयर कर सकते हैं। अमेरिका इसको किसी प्रकार से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं।
साथ ही साथ अमेरिका ने ये भी कह दिया कि उनकी पेशेंस खत्म हो रही है और अगर कोई जल्द नतीजा नहीं निकला तो कुछ भी कार्रवाई कर सकते। अगर बिल्कुल, आपको याद लेकिन होगा लेकिन ये तो सही तरीका नहीं है ना, क्योंकि पीके सहगल साहब, जिस तरह से देखा जाए कि डिप्लोमेसी के जरिए से रास्ता अगर नहीं निकला, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, ईरान बात करे, फोन करे, और दूसरी तरफ वो कार्रवाई की भी तैयारी कर रहा है कि वो हमले करेगा। देखो, दोनों दोनों एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे की पोस्टिंग कर रहे हैं, दोनों ही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही माइंड गेम्स कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष जो है वो नहीं चाहते किसी प्रकार से युद्ध हो। ईरान के लोग साफ तौर पर जानते हैं कि सबसे बड़ा सफर जो है और नुकसान जो है उनको होगा। बहुत बड़े पैमाने पर उनके देश में नुकसान हो चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है, जॉब्स की लोगों की लाखों की तादाद में लोगों की नौकरियां चली गई है, महंगाई जो है चरम पर पहुंच गई है, पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, हर प्रकार के सामान की दिक्कत है, और रेवेन्यू जो है कम्प्लीटली बंद हो गया है अमेरिका के नाकेबंदी से। उधर अमेरिका भी नहीं चाहता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर प्रकार से अलग थलग है। उनके अपने लोग कहते हैं कि शुरू में ही उन्होंने जो लड़ाई की, जंग छोड़ा, वो गलत था, इलीगल था। ईरान ने हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई हमला नहीं किया मेनलैंड के ऊपर, और इसलिए हमारा हक नहीं बनता कि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। फिर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ट्रंप जो है हर दिन जो है अपनी भाषा को बदली करते हैं। कभी कहते हैं हम उनको कम्प्लीटली उनके ब्रिजेस को बर्बाद कर देंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे, उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को बर्बाद कर देंगे, उनके वाटर डिसलाइजेशन को बर्बाद कर देंगे, उनके ऑयल स्टोरेज डिपो को बर्बाद कर देंगे, और दूसरी तरफ कभी कहते हैं उनकी सिविलाइजेशन को बर्बाद कर देंगे। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि क्या ये कोई सेन इंसान है जो इस मौके की बातचीत करता है? अमेरिका की कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती कि अमेरिका ने लड़ाई शुरू तो कर ली, लेकिन इसको खत्म कैसे करेगा? कोई उनके क्लियर गोल नहीं नजर आ रहे, लेकिन वो सारे अड़े हुए हैं कि हर प्रकार से हमको ईरान से आश्वासन चाहिए कि किसी प्रकार से न्यूक्लियर थ्रेट नहीं बताएगा, और दूसरा वो अपना न्यूक्लियर जो एनरिच्ड यूरेनियम है अमेरिका को सौंपेगा। मुझे सबसे पहले आता है कि ईरान जो है 22 से मान जाएगा कि जो यूरेनियम है वो रशिया को सौंप देगा, और न्यूक्लियर वेपन्स पहले उसने कहा था कि अब 5 साल के नहीं बनाएंगे, अमेरिका ने इंसिस्ट किया था 20 साल। बातचीत हो रही है कि अगले 10 साल तक तो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाए। ये इश्यूज बड़े सेंसिटिव है, बड़े कंटेजियस है, और इनके ऊपर काफी लंबी चौड़ी बातचीत होगी। लेकिन जितनी देर तक हॉर्मुज़ बंद रहेगा, दुनिया बहुत ही सफर कर रही है, और सबसे बड़ी सफलत जो है ग्लोबल साउथ की है। गरीब देश जो है वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, उनमें असर कुछ हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान वाले अभी हिंदुस्तान में आम पब्लिक के ऊपर इतना असर नहीं पड़ा, लेकिन बाकी सारी चीजों पर असर पड़ना शुरू हो रहा है। और आने वाले समय में अगर फर्टिलाइजर की कमी हो तो क्रॉप प्रोडक्शन दुनिया में 30% गिर जाएगी। एल नीनो भी आ रहा है, इससे और भी क्रॉप प्रोडक्शन गिर सकती है, और दुनिया में जबरदस्त भुखमरी भी हो जाएगी। फिर दवाइयों की जबरदस्त कमी होगी, फर्टिलाइजर की बड़ी जबरदस्त कमी होगी, ऑयल एंड गैस की बड़ी जबरदस्त कमी। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके असरात होते हुए भी धीरे धीरे नजर आ रहे हैं, जिस तरह से कुछ चीजों को लेकर इजाफा देखने को मिल रहा है कीमतों में। बहरहाल हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, उनका भी तारुफ करा देते हैं। इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद शहजाद हमारे साथ हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, जिस तरह से पहले अमेरिका और ईरान में बातचीत हुई थी, ईरान रजामंद भी हो रहा था, उसने 5 साल तक कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम की कार्रवाई करने के लिए रजामंद हुआ था, लेकिन ऐसा जब वो राजी होता गया फिर भी अमेरिका को इत्मीनान नहीं हुआ और फिर हमले किए गए। अब भी इसी तरह होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये भी साफ है कि ईरान नहीं मानने वाला है। ईरान के अपने मफाद हैं, अमेरिका के अपने मफाद हैं। ऐसे में फिर कौन झुकेगा? क्योंकि अमेरिका तो कह रहा है कि अगर उसके इंटरेस्ट के मुताबिक समझौता नहीं होता है तो फिर वो समझौता नहीं करेगा, वो जंग की तरफ बढ़ेगा। तो क्या आने वाले दिनों में जंग के हालात, हमलों के हालात फिर से देखने को मिलेंगे? जी देखिए, अगर हम बात करें, इस बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को जरूर थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा, क्योंकि ईरान, देखिए, ईरान किसी भी हालत में जो है अब अमेरिकन कंडीशंस को पूरी तरह से नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ईरान जो है जिस तरह से रेसिस्टेंट दिखाया, जिस तरह से अमेरिका और जो है उसके जो अमेरिका के जितने भी इंटरेस्ट रहे हैं वेस्ट एशिया में, उस पर जिस तरह से उसने अटैक किया है, और इसराइल पे भी जिस तरह से उसने अटैक किया है, मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है बहुत ज्यादा झुकेगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ईरान जो है हॉर्मुज़ की जो डिप्लोमेसी उसने स्टार्ट की है, उसको अब ये लग रहा है कि इससे जो है कहीं न कहीं जो है हमें जो है फायदा हो सकता है, हमारे मुल्क के लिए फायदा हो सकता है,
क्योंकि हुर्मुज ऐसी जगह है, क्योंकि देखिए जिस तरह से यूरोप में गैस की डिमांड बहुत ज्यादा है, रशिया से उसको गैस मिल नहीं रही है, तो ये जो इलाका है यहीं से यूरोप को आ रही है, तो कहीं न कहीं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी अमेरिका पे इंडायरेक्टली कहीं न कहीं से प्रेशर डालेंगे कि किसी भी तरह का समझौता इसमें हो जाए, क्योंकि अगर ये समझौता नहीं होता है तो खास तौर से जो यूरोपियन कंट्रीज उनको बहुत नुकसान होगा। उसके अलावा जो है अमेरिका को खुद उसका नुकसान, अमेरिका में भी आप देखिए ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, और तो ये चीज जो है, क्योंकि ईरान क्योंकि अमेरिका अगर समझौता करने की, अगर अमेरिका किसी भी समझौते पे, देखिए कहीं कि मैं पहले भी अपने आपके प्रोग्राम में कई बार मैंने कहा है कि अमेरिका में जो है जो ज्यूज लॉबी है वो बहुत ही स्ट्रांग है, ज्यादातर इकोनॉमी जो है उनके हाथ में है, और उनका पहला ये रहता है कि इजराइल को जो हमें सपोर्ट करना है, और उनको ये लग रहा है कि ये बहुत अच्छा मौका है जहां पे हम डिफीट कर सकते हैं ईरान को, क्योंकि एक थ्रेट, इजराइल स्टेट को थ्रेट मानते हैं। तो आपको सबको ये बातें पता है कि अमेरिका में जो है कोई भी प्रेसिडेंट आता है, कोई भी पार्टी आती है, दो ही पार्टी वहां पे है, तो कहीं कहीं इस लॉबी के अंडर में वो रहती है, तो उसको लग रहा है कि अगर ईरान को हम यहाँ पे जो है लिवरेज देंगे या उसको कोई फ्रीडम देते हैं तो ईरान एक बहुत बड़े खतरे के फॉर्म में आएगा और इजराइल स्टेट के एक थ्रेट होगा। तो इसीलिए वो अमेरिका जो है उस चीज को, जो देखिए ट्रम्प कई बार जो है सच्ची बात भी बोलते हैं, कई बार वो कहते हैं कि ईरान बहुत अच्छा लड़ा और जो है हम एक समझौते पे आएंगे, लेकिन वो दबाव जो उनके ऊपर पड़ता है फिर उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। यही वजह है कि जिस तरह का भी जो ये प्रपोजल आया है ये बिल्कुल बड़ा अच्छा होता अगर मिलजुल के बात करते, पीस की बात करते, क्योंकि देखिए अब इसका जो असर पूरे दुनिया पे अब पड़ने लगा है और कोई भी दुनिया का ऐसा हिस्सा नहीं जहां पे इसका असर नहीं पड़ेगा, और आने वाले दिनों में खास तौर से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग नेशंस है, उस पे इसका वर्स्ट जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, और महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि कोरोना के बाद जो महंगाई बढ़ी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ेगी, जिससे कि आने वाले दिनों में खास तौर से जो गरीब कंट्री, गरीब लोग, उस पे इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको ये पीस जो अगर पीस जो भी प्रपोजल आ रहे हैं अगर उस पे समझौता नहीं होता है तो आने वाले दिनों में बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। और मुझे लगता है कि इससे जो है ईरान जो है, मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पे वो झुकेगा जैसे पहले वो झुक जाता था। मुझे लगता है कि इसमें जो अमेरिका ही को कुछ समझौता करना पड़ेगा। अगर अमेरिका नहीं करता है तो सबसे, क्योंकि ईरान ऑलरेडी इतने जो है उसके ऊपर पाबंदियां लगी थी, वो आदी हो चुका है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ ईरान के इस समझौता, अब नुकसान से डरता हुआ ईरान नजर नहीं आ रहा है मोहम्मद शहजाद साहब। अब ईरान किसी भी नुकसान से डरता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हालात वहां पे पहले से ही खराब हैं और वो जिस तरह से इसमें मुकाबला कर रहे हैं कि अब वो रेडी हैं कि कोई भी परेशानी आ जाए तो हम उसको घर कर जाएंगे और हम हार नहीं मानेंगे। शहजाद साहब हेलो, जी फिर से क्वेश्चन रिपीट करिएगा। आपके जवाब को ही मैं आगे बीच में कंटिन्यू कर रही थी, क्योंकि जिस तरह से ईरान के बारे में आपने कहा, ईरान की चीजें उस तरह से नजर भी आ रही हैं कि ईरान ने जिस तरह से चीजों को झेला है, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ईरान अब बहुत कंगाली की तरफ बढ़ रहा है, लोगों के पास खाने पीने के लिए भी चीजें नहीं है, लेकिन वो ये बता रहे थे कि अब इन हालात के साथ ईरान ने जीना सीख लिया और वो अभी यहाँ पर मुकाबले में पुरजोर तरीके से खड़ा है कि वो झुकेगा नहीं, कितना भी उसको कमजोर कर लिया जाए। जी बिल्कुल, मैं आपके स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बात है, अगर ईरान अकेले झुकता है तो उसका जो है पूरी दुनिया को जो है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर ईरान अड़ता है तो उसका जो है पूरी दुनिया पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और उस पे तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका पे कहीं कहीं पूरी दुनिया का जो है प्रेशर रहेगा, खास तौर से अमेरिका पे रहेगा कि आप किसी समझौते पे आइए, नहीं तो पूरी दुनिया में इसका नुकसान होगा, क्योंकि ईरान ऑलरेडी वो प्रॉब्लम झेल चुका है और ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आप उस पर और पाबंदियां लगाएं, और जहां तक अटैक की बात है, डिफेंस की बात है, उसमें ईरान ने दिखा भी दिया कि अगर हम हमारे ऊपर आप अटैक करोगे, आज अगर आप देखें जब से इजराइल स्टेट बना है, जो जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, किसी ने इस तरह से रेसिस्टेंट नहीं दिखाया है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। जिस तरह से रेसिस्टेंट दिखाया है उसके खिलाफ, ये आने वाले दिनों का लिए अमेरिका का बहुत बड़ा चैलेंज है
और अमेरिका को ये लगा कि जितनी भी उसके इंटरेस्ट थे सबको उसने तबाह कर दिया है। अगर ये लड़ते हैं तो ईरान भले डिफीट होती, लेकिन ईरान इतना ज्यादा नुकसान कर देगा कि उसका डायरेक्टली फायदा चाइना को होगा और रशिया को होगा। कहीं कहीं अमेरिका को इस इलाके के खित्ते से भागना होगा। एज इजराइल एज ए स्टेट उसके लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट होगा, उसको अपनी स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि अभी ईरान उसके खिलाफ लड़ रहा है और जो मुस्लिम ममालिक हैं उसमें भी नए नए फैक्शन आएंगे, नए आएंगे जो कि इजराइल के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका चूंकि वो सुपर पावर दिखाने की कोशिश खुद को करता है। पीके सहगल साहब, आपसे ये सवाल है, वो ये कह रहा है कि 80% से ज्यादा ईरान के वेपन्स को खत्म कर दिया है, ईरान को पूरी कगार पर पहुंचा दिया है, फिर भी अमेरिका समझौते पर क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि अगर वो यहाँ पर बढ़त हासिल कर रहा है तो फिर समझौते पर भी पहुंचे ना। क्यों आखिर यहाँ पर उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान कैपेबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान उस कैपेबिलिटी में है कि चीजें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं? देखो, जहां तक अमेरिका और ईरान का ताल्लुक है, दोनों ही इस समय अड़े हुए हैं, लेकिन समझौता तभी हो सकता है दोनों कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करें, दोनों को कुछ ना कुछ ढील देनी पड़ेगी। बहुत लाजमी है कि पूरी दुनिया जो जबरदस्त प्रभावित है, खास करके ग्लोबल साउथ और कुछ और एशिया के देश जो है, वो मिलजुल कर अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालें और ईरान के ऊपर प्रेशर डालें कि कुछ ढील दें और बातचीत को आगे बढ़ाएं। बहुत लाजमी है दुनिया के हित के लिए कि कुछ ना कुछ समझौता हो और युद्ध हर हालत में टले। और क्यों युद्ध हो जाता है तो दुनिया बहुत जबरदस्त बर्बाद हो जाएगी, कई सालों तक इसका असर पड़ेगा और दुनिया रिसेशन में भी जा सकती है। लेकिन इस समय जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका कहते हैं हमको समझ नहीं आ रहा कि वहाँ बातचीत करें तो किससे करें। जो मॉडरेट्स हैं, जो बात करना चाहते हैं, जो प्रेसिडेंट है, स्पीकर है और जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, उनकी तो बातचीत अभी IRGC सुनता नहीं। IRGC के अंदर भी अनेकों जनरल हैं, कोई भी एक इम्पोर्टेंट लीडर नहीं खड़ा हुआ, अनेकों जनरल हैं, सारे अपनी अपनी अलग अलग बातें करते हैं। ऐसे में अमेरिका कह रहे हैं कि हमको समझ नहीं आ रही कि हम बात करें तो किससे करें, लेकिन बातचीत तो करनी। और जहाँ तक इसी महीने डोनाल्ड ट्रंप चाइना भी जा रहे हैं। चाइना ने साफ तौर पे कहा है कि हम चाहते हैं कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप उधर नहीं आते तब तक किसी प्रकार से युद्ध ना हो, युद्ध विराम लंबा चले। लेकिन अगर युद्ध विराम लंबा चले तो तभी भी स्टॉक मार्केट जो है हर दिन गिर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रुपी $95 रुपीज पर डॉलर हो गया, गिरता जा रहा है, रेमिटेंसेस कम होती जा रही है और कम होते जा रहे हैं। हमारी जबरदस्त समस्या आ जाएगी गर्मियों के अंदर, बिकॉज 88% हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स हैं वो नेचुरल गैस से चलते हैं और नेचुरल गैस की कमी से होने से इधर बहुत जबरदस्त दिक्कत होगी। अब दिल्ली में भी देखो, बहुत बड़े पैमाने पर दिक्कत हो सकती है। आपको वापस कोल बेस्ड प्लांट्स को दोबारा चालू करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग का इसके ऊपर जबरदस्त असर पड़ेगा। ऐसे में बहुत लाजमी है कि जबरदस्त प्रेशर डाला जाए अमेरिका के ऊपर और ईरान के ऊपर कि किसी ना किसी तरीके से स्टेट्समैनशिप दिखाए, अपनी अपनी जिद को छोड़े और बातचीत के लिए तैयार हो जाए। या तो सारी कंडीशन रख जाए, बिना किसी कंडीशन के बातचीत की जाए तो हो सकता है कुछ ना कुछ सुझाव निकले। लेकिन जब तक कंडीशन लगते रहेंगे कि पहले हमारी ये बातचीत मानो तभी हम बातचीत करेंगे या हम बातचीत नहीं करेंगे, ये हमारी कंडीशन है, अमेरिका कहता है हमारी ये कंडीशन है, ऐसे में तो कभी बातचीत हो नहीं सकती। जैसे कि मैंने कहा, इश्यूज बड़ी कंटेजियस है और अगर आप धमकियां देते थे, ट्रंप हर दिन धमकी देते रहते, धमकियों के अंदर अगर ईरान किसी प्रकार से झुकेगा नहीं। एंशिएंट सिविलाइजेशन में 2500 साल में उनको अपनी इज्जत और आबरू का फख्र है। ईरान के लोग भी है साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। अगर बातचीत करनी है तो एक इंसान की तरह बातचीत कीजिए, इंसानियत दर्शाइए, ना कि आप हमारे सिर के ऊपर बंदूक रख के बोलो कि आप डॉटेड लाइन के ऊपर साइन करो। वो हम नहीं करेंगे, किसी प्रकार से भी नहीं करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा रोड़ा मेरे मुताबिक जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रुथ सोशल है, और हर दिन के सुबह अलग धमकी देते हैं, शाम को अलग धमकी देते हैं, अगले दिन और धमकी देते हैं। क्या देना बंद करे तो शायद कोई बातचीत हो सकती है। बैक टू यू। बिल्कुल, धमकी देने का दौर लगातार जारी है और ऐसे में फिर सवाल यही है डॉक्टर मोहम्मद शहजाद कि आखिर फिर झुकेगा कौन? समझौता आखिर होगा कैसे जब इतनी पेचीदगियां बनी रहेंगी? क्योंकि हालात सबके सामने है, पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं, ग्लोबल मार्केट पर पूरा असर हो रहा है। तो ऐसे में समझौते को लेकर फिर क्या पेशरफ्त की जाएगी? क्या पॉसिबल डिप्लोमेसी यहाँ पर आपको नजर आती है कि हो सकता है कि इस तरफ सोचा जाए?
जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा यूरोपियन यूनियन का, और खास तौर से इसमें चाइना और रशिया का भी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें चाइना और रशिया का, तो ईरान पे कहीं कहीं जो है उनसे बहुत अच्छे रिलेशन है उनके। और इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन जो है, भले ही कहा जाए इनडायरेक्टली अमेरिका से अभी भी अच्छे रिलेशन है उन कंट्रीज के, तो कहीं कहीं ये दोनों ब्लॉक जो है इसमें रोल प्ले कर सकता है। अब किस हद तक ये रोल प्ले करते हैं, क्योंकि देखिए कहीं कहीं कहा जाता है कि जो पर्सनल बड़े अच्छे रिलेशन है, खासतौर से पुतिन और जो है जो मिस्टर ट्रम्प और मिस्टर पुतिन है, उनके दोनों के बड़े अच्छे रिलेशन है आपसी, तो शायद ये एक चैनल वहां से ओपन हो सकता है। और दूसरा जो है यूरोपियन यूनियन वाला, जो कि क्योंकि उनको भी काफी प्रॉब्लम हो रही है इससे, क्योंकि रशिया से जब से तेल नहीं मिला उनके साथ भी प्रॉब्लम है, तो ये अगर वहां से दबाव डाले और या दोनों चैनल अगर शुरू हो, तो मुझे लगता है कि शायद इसमें कुछ समझौता है। और यही चैनल जो मैं बता रहा हूं आपको, शायद यही चैनल जो है थोड़ा सा जो है कुछ समझौता करवा सकता है, जिससे कि आने वाले दिनों में जो है कोई समझौता होगा, जिससे कि पूरी दुनिया को जो है इससे थोड़ी राहत मिल सकती है। अगर ये राहत नहीं मिलेगी तो बहुत ही इकोनॉमिक जो है बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, पूरी दुनिया कोई भी कंट्री नहीं बचेगी इससे। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, और जल्द से जल्द कोई हल नहीं निकला तो नतीजे काफी संगीन होंगे, इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस सवाल से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।